नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दोस्तों जो कल हम बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का दोस्तों पेपर वन का दोस्तों जनरल स्टडीज़ का कुछ क्वेश्चन हम कल डिस्कस किए थे। 29 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज उससे ज़्यादा डिस्कस करेंगे हम। ये जनरल स्टडीज़ का है। आप जानते हैं जनरल स्टडीज़ में लगभग सभी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। आपका जो भी टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, पॉलिटी हो, करंट अफेयर्स हो, सभी से आएगा। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है कि वहाँ जो सिलेबस में लिखा हुआ है करंट अफेयर्स और साइंटिफिक आस्पेक्ट, तो वो इसी कन्फ्यूज़न में है। लेकिन दोस्तों आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बीपीएससी जो पीसीएस वगैरह एग्जाम में पूछती है सारा सिलेबस जनरल स्टडीज़ का वही पूछेगी, पूरा पूछेगी। आप ध्यान रखें, तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल 29 तक देखे थे। कुछ जो संभावित प्रश्न है, प्रोबेबिलिटी आ सकता है दोस्तों, इससे आपका प्रैक्टिस हो सकता है। उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। देखिए 30 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रब तक अभिलेख के संदर्भ में सही है? देखिए अभिलेख से क्वेश्चन दोस्तों, अभिलेख से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। आप पढ़े होंगे हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में। हाथी गुम्फा अभिलेख दोस्तों कलिंग राजा खारवेल के बारे में बताता है। एक है जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का अभिलेख है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख किसका है? तो आपका समुद्रगुप्त का है। एरन अभिलेख से बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। एरन अभिलेख दोस्तों, उसमें सती प्रथा के बारे में पूछता है कि किस अभिलेख में सती प्रथा का जिक्र है, उसका प्रमाण है, साक्ष्य है। तो एरन अभिलेख में भानुगुप्त के समय का है। तो यहाँ पर आपका रब तक अभिलेख के संदर्भ में कौन सा सही है? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा डी। कनिष्क एवं कडफिसेस शासकों के मध्य के संबंध का स्पष्ट उल्लेख है। कनिष्क और कडफिसेस के जो शासक थे उसके मध्य जो भी था उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है अरब तक अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर देखते हैं। विभाग और संबंधित पद के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही है? कुछ विभाग दिया हुआ है और उसका संबंधित पद जो रिलेटेड का पद है दोस्तों, पोस्ट है, वो दिया हुआ है। कौन इसमें से सही आपको बताना है। पहला है कृषि विभाग, दीवान इंसाफ, पत्राचार विभाग, दीवान अमीर या अमीर कोही। फिर है सैन्य विभाग, दीवान कूजा, धार्मिक विधि विभाग, दीवान ए रियासल। तो देखिए दोस्तों, कृषि विभाग कभी पढ़े होंगे। कृषि विभाग किससे लेना देना? कृषि विभाग के लिए जो पद था दीवान को ही था। जो कृषि विभाग था इसका नाम था दोस्तों दीवान एक को ही। ठीक है, दीवान एक को ही। यहाँ पर दीवान इंसा लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ है। ठीक। सैन्य विभाग के बारे में कभी पढ़े होंगे। दीवान अर्ज बलवन के समय में, सैन्य विभाग जो दीवान अर्ज बनाया गया था बलवन के समय में, और कृषि विभाग जो दीवान को ही था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बनाया गया था। तो लेकिन ये सब गलत लिखा हुआ है दोस्तों। बस डी जो है आपका धार्मिक या विधि विभाग दीवान रिसाल, ये सही है। धार्मिक विधि विभाग है दीवान रिसाल, ये बस करेक्ट है। तो डी करेक्ट है। धार्मिक या विधि विभाग दीवान रिसाल, इससे जो शब्द मतलब पद संबंधित है दीवान रिसाल, ध्यान रखें, धार्मिक या विधि विभाग से। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन दिल्ली सल्तनत में प्रचलित जिम्मी से संबंधित है? देखिए दोस्तों, जिम्मी से यहाँ पर कौन सा प्रचलन दिल्ली में संबंधित था दिल्ली सल्तनत के समय में, वो आपसे पूछ रहा है। कभी वह खुम्मस पूछ देता था, खिदमत पूछता था। खुम्मस शब्द, खिदमत शब्द, वे सब क्या है टर्मिनोलॉजी, उसी प्रकार से है जिम्मी। तो जिम्मी का संबंध था दोस्तों मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाला हिंदू प्रजा। मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाला हिंदू प्रजा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाला हिंदू प्रजा। 33 निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने भारत में इक्ता व्यवस्था, ये भी बहुत बार पूछा गया है, इक्ता व्यवस्था किसने स्टार्ट किया था? तो ये आपका इल्तुतमिश। कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश। गुलाम वंश में आप पढ़ते होंगे इल्तुतमिश। बस इक्ता व्यवस्था इसने, इक्ता प्रणाली, इक्ता सिस्टम इल्तुतमिश ने स्टार्ट करवाया था। बी ऑप्शन करेक्ट है 33 का। 34 निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? जहांगीर के दरबार में कौन आया था? सभी जानते हैं। जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस आया था दोस्तों। कौन? विलियम हॉकिंस। क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, आसान क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए। जहांगीर के दरबार में जो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का जो राजदूत आया था, एम्बेसडर आया था, वो कौन था? विलियम हॉकिंस था। 35 युद्ध और संबंधित क्षेत्र वर्ष के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए कुछ युद्ध दिया हुआ, उसके सामने उसका ईयर दिया हुआ दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। पानीपत का प्रथम युद्ध याद होगा 1526 में हुआ था दोस्तों, बाबर और लोधी के बीच में। लोधी वंश का जो शासक था उसमें इब्राहिम लोधी, उसके बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, करेक्ट है। चौसा का युद्ध दोस्तों
1539 बिल्कुल करेक्ट है। हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। हुमायूं जो मुगल शासक था, हुमायूं बाबर का बेटा, हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था, ये भी सही है। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध दोस्तों ये बाबर लड़ा था। खानवा का युद्ध था बाबर लड़ा था 1527 में। खानवा का युद्ध बाबर लड़ा था 1527 में, बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था, तो ये इनकरेक्ट है। खानवा का युद्ध 1540 में नहीं 1527 में हुआ था, ध्यान रखें। और कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था, यहाँ भी शेरशाह जीता था, शेरशाह और हुमायूं के बीच में। तो हमसे पूछ रहा है कौन इनकरेक्ट है, मतलब कौन गलत है, तो सी गलत है दोस्तों। खानवा का युद्ध 1540 में नहीं 1527 में हुआ था, किसके, बाबर और राणा संगा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। निम्न में से किस मराठा ने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि की थी? किस मराठा ने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि की थी? तो ये था आपका रघुनाथ राव। कौन था दोस्तों? रघुनाथ राव। सूरत की संधि से संबंधित कौन है? तो रघुनाथ राव। 37 नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा इनकरेक्ट है? मद्रास की संधि 1769 में बिल्कुल सही है। मंगलोर की संधि 1784 में। इलाहाबाद की संधि 1765 में। इलाहाबाद की संधि दोस्तों जो बक्सर का युद्ध 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें आपको पता होगा कि एक तरफ से कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का हेक्टर मुंडो था, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुंडो था, और एक तरफ से था मीर कासिम शुजाउद्दौला, मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय था। तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था जब ये सब हार गया था हेक्टर मुंडो से, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, तो 1765 करेक्ट है। सालबाई की संधि, सालबाई की संधि 1785 में नहीं दोस्तों 1782 में हुई थी, तो ये इनकरेक्ट है, डी इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर हो गया 37 का डी। अच्छा क्वेश्चन है, लगभग इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा दोस्तों। 38 बक्सर का युद्ध दोस्तों अभी चर्चा किया। बक्सर का युद्ध निम्न में से कौन सा गठजोड़ ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध था? देखिए बक्सर के युद्ध में एक तो था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी था दोस्तों वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत की तरफ से कौन कौन यहाँ लड़ रहा था? सिराजुद्दौला था भारत की तरफ से आपका दोस्तों, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय था, शुजाउद्दौला था, शुजाउद्दौला, और एक था आपका मीर कासिम। कौन? मीर कासिम। एक था आपका मीर कासिम। तीन इधर से तीन थे, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, और उधर से था ईस्ट इंडिया कंपनी से हेक्टर मुंडो। हेक्टर मुंडो जीत गया था, हेक्टर मुंडो जीत गया था दोस्तों। इसी के एवज में 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम। ऑप्शन सी करेक्ट है, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम। देखिए दोस्तों हिस्ट्री का क्वेश्चन अगर कोई स्टूडेंट्स नहीं पढ़ा है तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट तो लगेगा ही, क्योंकि और ये सब क्वेश्चन रिपीटेटिव है। रिपीटेटिव दोस्तों आते ही रहते हैं, पूछा ही जाता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कुछ नया क्वेश्चन बन नहीं रहा है हिस्ट्री में, कुछ नया क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो रहा है। वही जो है आप कितना डीपली भी हिस्ट्री पढ़ लेना, लेकिन क्वेश्चन कुछ अच्छा ही क्वेश्चन बनता है, उतना और डीप में नहीं जाता है दोस्तों। तो इस सब क्वेश्चन को यदि 10 से 15 बार अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, 10 से 15 सेट से, तो आपको एक प्रकार समझिए कि पूरा मेमोराइज हो जाएगा। हाँ, साइंस में नया क्वेश्चन बन सकता है। आगे इसी टॉपिक में साइंस भी डिस्कस करेंगे, वहाँ देखिएगा बहुत सारा आपको साइंस का आसान सा क्वेश्चन मिल जाएगा, जो आप पढ़े होंगे तो मज़ा आएगा। फिलहाल मज़ा तभी आता है जो पहले आप थोड़ा बहुत कहते हैं नो पेन नो गेन, जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो सफलता हाथ नहीं लगेगी। तो दोनों है साथ में, दोनों साथ में करना होगा दोस्तों। मेहनत कीजिए, आगे आपको सफलता मिलेगी। तो पहले कुछ भारी क्वेश्चन देख लेते हैं, आसान क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन ऐसा ही है कि सब आपके ऊपर से ओवरफ्लो होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता भी होगा जो अच्छे से पढ़े होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 39। निम्न में से कौन सा उद्देश्य राज अपहरण नीति से संबंधित था? राज अपहरण नीति से कौन सा उद्देश्य संबंधित था? फर्स्ट है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की राज क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना चाहती थी। बिल्कुल, अंग्रेज जो था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको दोस्तों अपने राज्य क्षेत्र को, ऑब्वियसली अपने जो है रीजन को बढ़ाना चाहती थी, बिल्कुल सही है। जमींदारों को नियंत्रित करना था, ब्रिटिश सैन्य शक्ति को बढ़ाना था, भारतीय रियासत में विद्रोह को नियंत्रित करना था। अपहरण नीति में दोस्तों इसका मेन उद्देश्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज्य क्षेत्र था, जो राज्य क्षेत्र उसको बढ़ाना चाहती थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 39 का ए। 40 निम्न में से कब बॉम्बे, मद्रास एवं कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई? अच्छा क्वेश्चन है। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1861 में। कब? 1861 में, बी ऑप्शन करेक्ट है, 1861। ध्यान रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। 41 की बात करें, 1857 के विद्रोह के स्थान और नेतृत्व के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जो 1857 का 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, सब जगह से कोई ना कोई मतलब भाग लिया था, तो आपसे पूछ रहा है कौन इसमें से इनकरेक्ट है। 3 तो सही होगा, 1 इनकरेक्ट है दोस्तों। झांसी, सभी जानते हैं झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, बिल्कुल सही है। फैज़ाबाद,
मौलवी लियाकत खां अली, मौलवी लियाकत अली। आगे देखते हैं, लखनऊ से बेगम हजरत महल, अगर कहानी पढ़ें तो इसके बारे में भी बेगम हजरत महल के बारे में पढ़ाया जाता है, ये भी पार्टिसिपेट की थी। कानपुर से अजीमुल्ला खां, बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन जो आपका फैज़ाबाद है दोस्तों, फैज़ाबाद से आपका लियाकत अली नहीं थे, फैज़ाबाद से लियाकत अली नहीं थे, वहाँ थे मौलवी अहमद उल्लाह, जो मौलवी थे मौलवी अहमद उल्लाह खां, अहमद उल्लाह शाह था दोस्तों। फैज़ाबाद से था अहमद उल्लाह शाह था, तो मौलवी लियाकत अली नहीं थे, ये इनकरेक्ट है। फैज़ाबाद वाला आंसर हो जाएगा, मौलवी लियाकत अली दिया है, ये गलत है, वहाँ पर था मौलवी अहमद उल्लाह शाह था। ओके। 41 नाटक नील दर्पण नाटक निम्न में से किस विषय वस्तु के संदर्भ में लिखा गया था? ऑब्वियसली नील दर्पण जो है, नील उत्पादक किसानों का जो उत्पीड़न हो रहा था दोस्तों, उसका जो एक प्रकार से शोषण हो रहा था, उसके बारे में लिखा था नील दर्पण। और किसने लिखा था? दीन बंधु मित्र। नील दर्पण आपका लिखा था दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा था, जिसमें जो नील की खेती, नील उत्पादक किसानों का जो उत्पीड़न हो रहा था, एक प्रकार से शोषण हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उसके बारे में लिखा गया था। तो नाटक नील दर्पण। 42 का ए प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। 43 निम्न में से कौन सा कथन जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में सही है? जनजातीय विद्रोह से भी क्वेश्चन आता है, और आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं की बुक्स में दिया रहता है दोस्तों, एक साथ कई सारा जनजातीय विद्रोह दिया रहता है। संथाल विद्रोह के बारे में पढ़े होंगे, वहाँ से क्वेश्चन, अगर संथाल विद्रोह भी पढ़े तो आप ऑप्शन सेलेक्ट करके दोस्तों जवाब दे सकते हैं। 43 देखते हैं। फर्स्ट है रंपा विद्रोह स्थानीय जमींदारों के शोषण के विरुद्ध किया गया। बी है अंग्रेजों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में हस्तक्षेप के विरोध में असम में अहोम विद्रोह हुआ। सी है संथाल विद्रोह। जब भी जनजातीय विद्रोह होगा दोस्तों, संथाल विद्रोह का चर्चा होगा ही होगा। संथाल विद्रोह, उलगुलान विद्रोह जो बिरसा मुंडा का हुआ था, वो तो होगा ही होगा चर्चा। अगर उलगुलान विद्रोह और संथाल विद्रोह पढ़ लेते तो समझिए आपका विद्रोह से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा ऑब्जेक्टिव में दोस्तों। संथाल विद्रोह बिहार में स्थानीय जमींदारों एवं महाजनों द्वारा किए गए शोषण के विरुद्ध हुआ, बिल्कुल सही है, सी सही है। डी है ताना भगत आंदोलन सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में दीकों द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के विरोध में किया गया था। ताना भगत, देखिए दोस्तों, ये सिद्धू और कान्हू जो था, ये संथाल विद्रोह में थे। संथाल विद्रोह के मतलब 4 भाई थे, सिद्धू कान्हू जो थे संथाल विद्रोह में भाग लिए थे। सिद्धू था, कान्हू था, भैरव था और चांद था। भैरव चांद ये चारों संथाल विद्रोह में भाग लिए थे। तो 43 का सी करेक्ट है दोस्तों, 43 का सी करेक्ट है, संथाल विद्रोह के बारे में जो है वो करेक्ट है। 44 है निम्न में से किसने 4 फरवरी 1928 को बारदौली सत्याग्रह आरंभ किया था? बारदौली सत्याग्रह किसने? बारदौली सत्याग्रह का नाम सुने होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदौली सत्याग्रह से किसका नाम आता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वल्लभ भाई पटेल से एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, 1931 का कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन आता है। 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन जो होता है दोस्तों 1931 का, उसके अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने ही नहीं किए थे। और इसी अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था। इसी अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था। क्यों? क्योंकि इस अधिवेशन से पहले दोस्तों जो 23 मार्च 1931 को आपको पता होगा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दिया गया। और लोगों का मानना था कि गांधी जी यदि ये बचाते तो वो तीनों को फांसी नहीं दिया जाता, लेकिन गांधी जी शायद, अब जो भी हो, इसी कारण से तीनों को जो कि फांसी हो गया। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, और उसी समझौता के कुछ दिनों बाद 23 मार्च को दोस्तों इतना जल्दी जो है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दिया जाता है। और इसी के बाद जब 1931 का कराची अधिवेशन होता है तो गांधी जी को उसमें काला झंडा दिखाया जाता है। तो आपस में सभी रिलेटेड हैं, इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो 44 का सी वल्लभ भाई पटेल। और वल्लभ भाई पटेल 1931 कराची अधिवेशन में मतलब कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ये भी ध्यान रखें। 45 देखते हैं। निम्न में से किस घटना का विवरण भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महान उपद्रव के अंतर्गत आता है? उलगुलान दोस्तों अभी हम चर्चा की थी, उलगुलान विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये दोनों तो कम से कम आपको पढ़ा होना चाहिए। तो अगर जनजातीय विद्रोह से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका 100% बन जाएगा, 100% क्वेश्चन दोस्तों बन जाएगा अगर 2 विद्रोह भी कम से कम आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, उलगुलान विद्रोह का संबंध है आपका, जिसको महान विद्रोह भी कहते थे, बिरसा मुंडा इससे संबंधित है। 1899 से 1900 के बीच में बिरसा मुंडा जो विद्रोह किया था उसी का नाम था उलगुलान या महान विद्रोह। ओके, तो 45 का ए। 46 निम्न में से किसके प्रावर्तन को, अब दोस्तों हिस्ट्री गया, आप देखिए आसान सा क्वेश्चन, साइंस का जो क्वेश्चन है लल्लू सा क्वेश्चन है, आसानी से आप जवाब दे देंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46,
निम्न में से किसके परावर्तन, किसके रिफ्लेक्शन को प्राप्त कर, किसके रिफ्लेक्शन को ऑब्टेन कर चमगादड़ों जो बैट हैं अपने मार्ग में अवरोधकों की पहचान कर सकता है। देखिए दोस्तों, जो बैट चमगादड़ होता है, आप जानते हैं चमगादड़ क्या होता है, वो एक प्रकार का अल्ट्रासोनिक साउंड जो कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड निकालता है दोस्तों। और अगर वो लौट आता है, कम समय में लौट आता है, तो उसको लगता है कि सामने कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स है, कोई ना कोई अवरोध है, अपना मार्ग चेंज कर लेता है। ओके, तो इस प्रकार से उसको कहते हैं प्रासर्व तरंगे। क्या कहते हैं? प्रासर्व, अल्ट्रासोनिक साउंड। क्या होता है? अल्ट्रासोनिक साउंड। ओके, 46 का सी। ह्यूमन के बारे में पूछ सकता है, ह्यूमन किस हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक की फ्रीक्वेंसी के साउंड को हम लोग सुन सकते हैं। ओके, 47 देखते हैं। निम्न में से किसमें ध्वनि की वेग अधिकतम होगी? वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड कहिए या वेलोसिटी कहिए, साउंड की वेलोसिटी ऑफ साउंड किसमें अधिकतर होता है दोस्तों? तो सॉलिड में। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, और सॉलिड में, ठोस चीज़ में सबसे ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड में, और सबसे कम गैस में। क्योंकि गैस में जानते हैं मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होता है, तो उसमें बहुत कम ट्रेवल करता है। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर जो सॉलिड कौन होगा दोस्तों? जो सॉलिड होगा, इस्पात मतलब लोहा से समझ सकते हैं सॉलिड है, जल लिक्विड हो गया, निर्वात मतलब वैक्यूम हो गया, वायु में मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस और वैक्यूम दिया हुआ है। तो जो सॉलिड होगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 47 का ए। सॉलिड में साउंड का स्पीड मैक्सिमम होता है, बिल्कुल ध्यान रखिए, सॉलिड में साउंड का स्पीड मैक्सिमम होता है। और लाइट का स्पीड पूछ लेगा, लाइट का स्पीड पूछेगा दोस्तों, तो वो किस में होता है आपका? वैक्यूम में, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होता है। ओके, निर्वात में। 48 नेक्स्ट नंबर। हाइपरमेट्रोपिया रूपी रोग के उपचार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा, किसका उपयोग किया जाता है? हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया आसान क्वेश्चन है। हाइपरमेट्रोपिया लाइट चैप्टर जब पढ़ते हैं आप, आई के बारे में दोस्तों, आंख के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ दो डिसऑर्डर पढ़ाया जाता है, एक तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, दो तो मेनली पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपको कैटरेक्ट भी पढ़ा सकता है, कैटरेक्ट भी पढ़ा देता है कभी कभी, लेकिन उस सबसे क्वेश्चन नहीं बनता। जो सबसे कैटरेक्ट है, एस्टिग्मेटिज्म है, सबसे अधिक क्वेश्चन बनता है हाइपरमेट्रोपिया और मेट्रोपिया। तो जब सबसे अधिक इसी से क्वेश्चन बनता है तो इसको तो अच्छे से ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। पहले हम हाइपरमेट्रोपिया बता देते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, इसमें क्या होता है? लॉन्ग मतलब आदमी दूर के चीज़ों को देख सकता है, दूर के चीज़ों को देख सकता है दोस्तों, लेकिन नज़दीक नहीं दिखता है, नज़दीक नहीं दिखता है। तो उसके अंदर क्या किया जाता है? कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस दोस्तों, कन्वेक्स, उसके ट्रीटमेंट के लिए कन्वेक्स लेंस, जिसको उत्तल लेंस कहते हैं, उसका यूज़ किया जाता है। अगर उत्तल लेंस उसके मिरर में, सॉरी, उसके स्पेक्टिकल्स में, चश्मा में उत्तल लेंस लगा दिया जाए तो वो करेक्ट हो जाता है। ओके, वो पावर देख लेगा कितना पावर का लगाना है, उधर डॉक्टर वगैरह चेक कर लेते हैं, लेकिन कन्वेक्स लेंस ही लगाता है जिसको हाइपरमेट्रोपिया होता है। ओके, तो यहाँ पर हमें हाइपरमेट्रोपिया पूछा है, लॉन्ग साइटेडनेस, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। कौन? कन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस। यही आपको यदि दोस्तों मायोपिया, मायोपिया क्या होता है? शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, तो नज़दीक, निकट दृष्टि दोष जिसको कहते हैं, निकट दृष्टि दोष, लेकिन यहाँ निकट ओके होता है, मतलब शॉर्ट, नज़दीक की चीज़ें दिखती है, यहाँ दूर नहीं दिखता है दोस्तों, यहाँ डिस्टेंस अच्छे से नहीं दिख पाता है, वहाँ पास वाली चीज़ को आसानी से नहीं देख पाते थे। यही है, मतलब कन्फ्यूज़न है इसमें, लेकिन इसको ध्यान रखा जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मान लीजिए शॉर्ट साइटेडनेस है, तो शॉर्ट इज ओके, मतलब नज़दीक दिखता है, दूर नहीं दिखता है। तो इस केस में हम क्या यूज़ करते हैं? कनकेव, कनकेव लेंस दोस्तों, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? कनकेव लेंस या अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। तो बस मायोपिया में कनकेव और हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स। अवतल और उत्तल तो आसानी से हिंदी उसका है, ध्यान रखा जा सकता है। तो सबसे अधिक क्वेश्चन अगर आई से कभी क्वेश्चन आएगा तो हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया से क्वेश्चन आता है, मेनली दो क्वेश्चन बनता है, आप ध्यान रखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट 49 है। CFL का पूरा रूप क्या है? CFL का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। शानदार क्वेश्चन है, और बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि आप देखेंगे चारों ऑप्शन, सेकेंड है कंडेंस्ड फिलामेंट लैंप, थर्ड है कॉम्पैक्ट फिलामेंट लैंप, फोर्थ है कंडेंस्ड फ्लोरोसेंट लैंप। तो फर्स्ट दोस्तों कॉम्पैक्ट, क्या होता है? कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट, FLOU, फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है किसका? CFL का फुल फॉर्म। और एक और होता है दोस्तों LCD। LCD बहुत ज़्यादा चर्चा में पूछा जाता है, LCD, तो कोई इसको तो लिक्विड लिख देते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और कहीं पर लिखा रहता है लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले। है बहुत आसान क्वेश्चन। LCD सभी के घरों में होगा, सभी मोबाइल LCD का स्क्रीन लगा रहता है दोस्तों, LCD का TV तो होता ही है, देखे होंगे। लाइट क्रिस्टल रे या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले,
तो दोस्तों यहाँ होता है लिक्विड। कभी आप अपने टीवी को दोस्तों या कंप्यूटर वगैरह स्कूल वगैरह में चलाए होंगे तो उसके स्क्रीन को आप प्रेस करते होंगे तो देखिएगा मतलब हल्का लगता है कि लिक्विड नीचे ऊपर जा रहा है, लिक्विड जो है नीचे ऊपर जा रहा है। अपने मोबाइल को भी प्रेस करके देख सकते हैं, वहाँ भी एलसीडी का स्क्रीन है तो देखिएगा कुछ ना कुछ लिक्विड, तो लिक्विड से ध्यान रख सकते हैं। एलसीडी में एल लाइट को नहीं लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिए। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है ना कि लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले। मतलब आसान क्वेश्चन है लेकिन मिस्टेक करा सकता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस है दोस्तों, ये तो आसान ही रहेगा, इसमें कोई भारी बात नहीं है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था? मतलब इलेक्ट्रिक करंट है उसका आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट जो शो करता है, सबसे पहले किसने देखा था? तो ये ऑर्स्टेड के बारे में मैग्नेटिज्म में पढ़ाया जाता है। ऑर्स्टेड ने सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसके बारे में बताया था। फाराडे डायनमो से संबंधित जानते हैं, हेनरी है और वोल्टा, अलेक्जेंडर वोल्टा जो सेल बनाया था वोल्ट, और वोल्ट मीटर इसी के नाम पर दिया गया दोस्तों। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हैं वोल्ट मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निम्न में से कौन से प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं? प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं मतलब लाइट वोल्टिक सेल। लाइट दोस्तों लाइट एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी एक प्रकार से, तो सौर सेल, जो सौर सेल होगा वही प्रकाश वोल्टीय सेल होगा। सोलर सेल जो सोलर का सेल होगा, सौर ऊर्जा का जो सेल होगा उसे वो क्या कहेंगे? लाइट वोल्टिक सेल। आसान क्वेश्चन है 51 का डी। 52, निम्न में से किस सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम आधारित होता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, रेलिवेंट क्वेश्चन है इस समय के लिए। हाल ही फिलहाल दोस्तों परमाणु बम का बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था, जो रूस यूक्रेन का जो विवाद चल रहा है अभी, लड़ाई वगैरह जो चल रहा है दोनों के अंदर, उसमें कोई वो कहता है हम परमाणु छोड़ देंगे, हम परमाणु छोड़ देंगे, या मतलब परमाणु युद्ध हो जाएगा ऐसा। तो परमाणु शब्द अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो परमाणु बम होता है उसी प्रकार से एक होता है हाइड्रोजन बम, दोनों के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। पहले इसी का चर्चा कर लेते दोस्तों। पूछ रहा है हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम किस पे डिपेंड होता है दोस्तों? उसका क्या है सिद्धांत? तो उसका है अनियंत्रित संलग्न अभिक्रिया, जो अनकंट्रोल फ्यूजन का जो रिएक्शन है, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, वो होता है हाइड्रोजन बम। ओके, ये तो हाइड्रोजन बम हो गया। एक तो होता है दोस्तों परमाणु बम, परमाणु बम होता है दोस्तों, ये क्या होता है? तो ये होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, ये न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड होता है दोस्तों। इसमें यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम का यूज़ होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड होता है। ओके, याद रखिएगा न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय विखंडन पे होता है। और इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन बनता है कि सूरज पे कौन सा प्रोसेस होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या न्यूक्लियर फ्यूजन होता है? तो सूरज पे होता है दोस्तों नाभिकीय संलग्न होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है दोस्तों। वहाँ फ्यूजन मतलब जुड़ना, वो क्या होता है? हाइड्रोजन आपस में जुड़ के क्या बनता है? हीलियम बनता है। हाइड्रोजन आपस में जुड़ के क्या बनता है? हीलियम बनता है। ओके, तो वहाँ पता है न्यूक्लियर फ्यूजन। सूरज पे क्या होता है? सन पे मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलग्न जिसको कहते हैं, हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनता है। ओके, लेकिन परमाणु बम में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, वहाँ टूटता है, यूरेनियम को तोड़ा जाता है। ठीक, तो हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर फ्यूजन आपको अनकंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह ध्यान रखना चाहिए इस समय के लिए दोस्तों, रेलिवेंट टॉपिक है। 53, निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। होमी भाभा पुरस्कार दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा जो मतलब न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में दिया जाता है। होमी जहांगीर भाभा प्राइज। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, आप कभी सुने होंगे। भारत में न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक किसको कहते हैं? भारत के नाभिकीय प्रोग्राम के जनक किसको कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा दोस्तों। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो मुंबई में है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक भारत में कौन है? तो होमी जहांगीर भाभा। तो बस उसी के बारे में पूछा। होमी भाभा पुरस्कार किस में दिया जाएगा? तो नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में। 54, निम्न में से रेडॉन क्या है? रेडॉन क्या है दोस्तों? हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन आप पढ़े होंगे, है नहीं? अर्जुन कर्ण जैसा, रणवीर, ये सब क्या है? अक्रिय गैस, नोवल गैस जिसको कहते हैं, अनरिएक्टिव गैस, अक्रिय गैस दोस्तों। तो रेडॉन क्या है? अक्रिय गैस है, ध्यान रखें। रेडॉन एक अक्रिय गैस है, नोवल गैस जिसको कहते हैं। ओके, तो 54 का डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक एवं न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म है? मतलब मैक्सिमम रिएक्टिविटी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन है और सबसे कम रिएक्टिविटी कौन है? आपको जो ऑप्शन दिया है उसमें बताना है। एक तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है और सबसे कम रिएक्टिव कौन है? दोस्तों जो पोटेशियम होता है, फर्स्ट पीरियडिक टेबल कभी पढ़े होंगे, पीरियडिक टेबल,
उसमें फर्स्ट में क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम है नहीं, अर्जुन कर्ण, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, सीजियम है, तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ओके। और गोल्ड दोस्तों, गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है। अगर रिएक्टिव होता, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, मान लीजिए रिएक्टिव होता तो इसका हम क्यों मतलब इसका ज्वेलरी वगैरह बनाते। ये किसी चीज़ से एयर से रिएक्शन करके मतलब कुछ और चीज़ बना लेता, इस पे गंदगी इम्प्योरिटीज़ वगैरह लग जाता, लगता है बहुत दिन को बाद लगता है, एक प्रकार से लेयर बैठ जाता है, लेकिन ये रिएक्टिव नहीं होता। गोल्ड और सिल्वर लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और गोल्ड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। हाइड्रोजन तो ज़्यादा रिएक्टिव है दोस्तों, बहुत आसानी से उसको आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जलता भी है तो उसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है, ठीक है, फ्यूल के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हो, तो हाइड्रोजन रिएक्टिव है आपका। नेक्स्ट है 56। 56 देखें, निम्न में से किस रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु अधिकतम है, मतलब किस रेडियोएक्टिव एलिमेंट का हाफ लाइफ किसका सबसे ज़्यादा है। रेडियम 226 का, यूरेनियम 238 का, कार्बन 14 का, या प्लूटोनियम 239 का। तो यूरेनियम 238 का दोस्तों हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 57, निम्न में से कौन से तत्व जल को कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है। हार्डनेस ऑफ वाटर, कठोरता मतलब हार्डनेस, कुछ वाटर हार्ड होता है, कुछ वाटर सॉफ्ट होता है, सब सुने होंगे, कहीं कहीं का पानी हार्ड होता है, कहीं का पानी सॉफ्ट होता है। कहने का मतलब हार्ड वाटर ऐसा पानी कि आप उसमें कितना भी साबुन रगड़ दें दोस्तों, कितना भी सॉफ्ट रगड़ लें, वो पानी आपको झाग नहीं देगा, झाग नहीं देता दोस्तों। अगर कोई पानी झाग नहीं दे रहा है, समझिए वो हार्ड वाटर है, वो अच्छा पानी नहीं है, वो पीने लायक पानी नहीं है। तो हार्ड वाटर के लिए कौन सा एलिमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है, वो आपका है कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम जो अपना साल्ट बना देता है कार्बोनेट के साथ, या बाइकार्बोनेट के साथ, या सल्फेट के साथ। जो कैल्शियम है या मैग्नीशियम है दोस्तों, ये अगर या तो सल्फेट के साथ, या तो कार्बोनेट के साथ, या बाइकार्बोनेट के साथ सॉल्ट बना देता है, तो वो क्या बना, वही हो जाता है हार्ड वाटर। अगर पानी के अंदर वो मौजूद है तो वो क्या होता है, हार्ड वाटर होता है। तो हार्ड वाटर को हम कैसे कम कर सकते हैं, बॉयल कर दीजिए। जैसे ही आप बॉयल कीजिएगा, कार्बोनेट टूट जाएगा, बाइकार्बोनेट टूट जाएगा, सल्फेट टूट जाएगा, और ये नीचे पीपीटी बन जाता है, ठीक है, पीपीटी बन जाता है, प्रेसिपिटेट, आपका पानी सॉफ्ट हो जाएगा, आप उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 57 का सी हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं, 57 तक, आगे कल करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, क्योंकि हम पेपर 1 है, देखिए ये पेपर 1 का है, साथ ही साथ अब देखिएगा कल भी हम पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जानते हैं कि पेपर 1 ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट, मेरिट दोनों पेपर से बनेगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से मेरिट बनेगा दोस्तों इस बार। और पेपर 2 का तो सिलेबस आप जानते हैं दोस्तों, अच्छे से अवेलेबल नहीं है मार्केट में, कोई है तो मतलब उस पर बिलीव नहीं किया जा सकता है, पूरी तरह से बिलीव नहीं किया जा सकता है। कोई भी कोचिंग वगैरह भी पढ़ाई हो रहा है तो कोई PDF प्रोवाइड करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं, कुछ भी है, तो मेरिट दोस्तों पेपर 1 से भी बन सकता है। तो पेपर 1 को आप चाहें तो अच्छे से कंप्लीट करें, पेपर 1 में कोशिश करें अच्छे से ज़्यादा नंबर लाएं, ताकि यहाँ आपका नंबर ज़्यादा रहेगा तो पेपर 2 में अगर कम भी रहेगा तो आपस में कंपनसेट हो जाएगा, ठीक है। और हम पेपर 2 से भी रिलेटेड दोस्तों अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपका 1 से 2 क्वेश्चन डेली डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किया है पेपर 2 का, लगभग हर टॉपिक को, जो भी आपका सिलेबस है पेपर 2 का, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट दोस्तों, सॉलिड लिक्विड वेस्ट और उसका हैजार्डस वेस्ट, रूल्स वगैरह से रिलेटेड इशूज, केस स्टडी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाएं, आपके लिए बेनिफिट होगा। और हल्का हल्का प्रिपरेशन करते रहें, एग्जाम में अभी लंबा समय है, हल्का हल्का भी करते रहेंगे, डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे, तो आप देखिएगा कि एक बार आपके पास, नहीं कहते बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो आपके पास दोस्तों बहुत ज़्यादा होगा, अंत में आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। आप उस नॉलेज का उपयोग करके, अगर उस पर आपको कॉन्फिडेंस है, एक प्रकार से बिलीफ है सामने वाले पर, तो निश्चित है कि आप एग्जाम में अच्छा कर पाइएगा। तो प्लीज़ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। बहुत सारे स्टूडेंट्स देख लेते हैं बस निकल जाते हैं, उनकी मर्जी है, हम तो कह सकते हैं दोस्तों, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों, लाइक कर दें, और कोई इशू हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।